है कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिका इदारों और सप्लायर्स पर अमरीकी पाबंदियों की फहरिस्त तवील होती जा रही है। 2024 में तीसरी मरतबा बैलिस्टिक मिसाइल्स की तैयारी की मामलत के इल्जाम में मजीद 4 इदारों पर पाबंदियां आयद की गई हैं, जिन पर इल्जाम है कि बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की तैयारी और उनके लिए आलात की तरसील में मुलविस हैं। जबकि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अमरीका के इस इक़दाम को बदकिस्मती और तासुब पर मबनी करार दिया है। सवाल यह है कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम मुसलसल अमरीकी निशाने पर क्यों है? क्या ये भारत की लॉबिंग का नतीजा है या कुछ और? इसके ताने बाने PTI की मुहिम से जा मिलते हैं या मिडिल ईस्ट में होने वाली तब्दीलियों का शाखसाना है? दूसरी तरफ बानी PTI की जानिब से सिविल नाफरमानी की तलवार मुज़ाकरात की उम्मीद में इतवार तक मुलतवी कर दी गई है। सवाल यह है कि क्या PTI के टर्म्स पर मुज़ाकरात कामयाब होंगे या PTI अपना आखिरी कार्ड भी खेलने पर मजबूर हो जाएगी? इन तमाम इशूज पर तबसरा करेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, रिवायती तौर पर हम सियासी सरगर्मियों से आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का और आप तंग आ जाते हैं, तो हमने सोचा बानी PTI ने भी मुअख्खर कर दिया सिविल नाफरमानी की तहरीक। ये डयाला जेल पहुंचा देते हैं। बानी शानी बंद करें ना, आप इमरान खान का करें। इमरान खान साहब ने मुअख्खर कर दी है सिविल नाफरमानी की तहरीक या ऐलान। उन्होंने वक्त दिया है मुज़ाकरात को और मुतालबात के सिलसिले में उन्होंने हुकूमत को थोड़ी मोहलत दी है कि आप आएँ और हमें कन्विंस करें कि हमारे मुतालबात क्यों जायज़ नहीं है या हमारे मुतालबात माने। आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम मैंने कहा था मुलतवी कर देंगे। अरे तो अभी प्रेडिक्शन चला दें या उस मौजू की तरफ जाएं? तो पता सबको। हाँ, ये बात आपने कही थी, बिल्कुल याद है जब मैंने आपसे पूछा था कि क्या बनेगा। लेकिन क्योंकि अब उन्होंने मुअख्खर कर दिया तो थोड़ा सा हम उनका केस भी मुअख्खर कर देते हैं, इसके बाद उस पर बात कर लेंगे। लेकिन एक और मामला जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ज़रूर खुश हैं, बेशक उनकी जो क़यादत है जुल्फ़ी बुखारी साहब, उन्होंने मज़म्मत की है अमेरिका की जानिब से जो पाबंदी लगाई गई है। 18 दिसंबर को एक प्रेस रिलीज़ आता है जो 4 कंपनीज़ पर पाबंदी आयद करता है जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक है पाकिस्तान के। और ये पहली बार नहीं हुआ, लेकिन इससे कनेक्ट किया जा रहा है कि अमेरिका में जो लॉबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी काविशों का ये नतीजा है। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि इसका पस मंज़र क्या है, ये इन पाबंदियों का मकसद क्या हो सकता है और क्या मज़ीद पाबंदियाँ भी लगेंगी और इससे पाकिस्तान को नुकसान क्या होगा? सो मैनी क्वेश्चंस। ये 2-3 बातें इसमें वाज़े कर दूं। ये पहली दफ़ा नहीं है, कोई ये अजनबी बात नहीं है। ये हमारे ऊपर तो 1965 वॉर के बाद हमारे ऊपर सैंक्शंस लगते रहे हैं मुख्तलिफ फ्रॉम टाइम टू टाइम, फिर कुछ रिमूव होते रहे हैं, कुछ परसिस्ट करते रहे हैं। 1965 में मिलिट्री एड ख़त्म कर दिया था बिकॉज ऑफ द वॉर विद इंडिया, आपको याद होगा। फिर 1971 में फिर बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ द वॉर इन बांग्लादेश। उस वक्त ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वगैरह को करके तो अमेरिका ने कर दिया था। 1977 में लेजिस्लेशन आई, सिमिंगटन अमेंडमेंट थी। उन्होंने कहा था कि ये आप फ्रांस से एक रीप्रोसेसिंग प्लांट, आप न्यूक्लियर रीप्रोसेसिंग प्लांट ख़रीदना चाह रहे थे और अमेरिका कह रहा था आपको नहीं ख़रीदना चाहिए और आप डटे हुए थे। तो उन्होंने आपके ऊपर एक लेजिस्लेशन पास करके और कहा सिमिंगटन एग्रीमेंट में कि अगर आप ये करेंगे तो आपको सारी इमदाद वगैरह बंद हो जाएगी। फिर ये हुआ, हमने इनकार कर दिया, हम कह रहे हैं हम तो लेंगे, हम तो करेंगे अपना काम जो करना है। तो फिर उन्होंने फ्रांस के ऊपर प्रेशर डाला और फ्रांस ने कैंसिल कर दी जो न्यूक्लियर डील थी। तो ये 1977 में भी हमारे साथ हुआ। फिर 1979 में हुआ। ग्लेन एक और अमेंडमेंट, सेनेटर ग्लेन थे, उन्होंने एक और अमेंडमेंट की, वो भी फॉरेन असिस्टेंस की थी और वो भी यही था कि कोटा के अंदर आप न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहे हैं, तो इसलिए उसके ऊपर एक और उन्होंने पाबंदी लगा दी। 1990 में फिर उन्होंने प्रेसलर अमेंडमेंट की जिसके साथ US मिलिट्री एड ख़त्म की और उसका भी तल्लुक़ जो था कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम परस्यू कर रहे हैं, उसके ऊपर भी ये किया। अब मुझे इसलिए याद है ये कि 1994-95 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी और वो गई थी अमेरिका और वहाँ उन्होंने जाके ये जो अमेंडमेंट्स थे इसके ऊपर बात की थी। एक छोटा सा प्रेस का भी टोला उनके साथ था जिसमें खादिम भी हाज़िर था, तो वो उससे हमें पता चला कि और मोहतरमा ने बड़ी ज़बरदस्त डिफेंस किया पाकिस्तान का वहाँ, मगर ये सैंक्शंस लगे हुए थे। फिर थोड़ी बहुत ईजिंग भी हुई उसके बाद।
फिर उसके बाद मैं ये लिस्ट है मेरे पास सारी, जब मिलिट्री कू हुआ जी, आपको याद होगा जी, 99 में तो उसमें भी उन्होंने सेक्शंस लगा दिए कि जो फॉरेन असिस्टेंस एक्ट के अंदर पाबंदियाँ लगा दी थी मुशर्रफ गवर्नमेंट के ऊपर। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि और एटमी तजुर्बा जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया था तब भी लगी थी उस वक्त, तो खैर बहुत बड़ी लगी थी, बहुत बड़ी लगी थी, मगर फिर उसके बाद ये है कि अभी हाल ही में ये काफ़ी चल रहा है ये मामला, 2021 में 17-18 में भी हुआ, फिर 2021 में भी हुआ, यही सैंक्शंस लगती रही हैं ऑन कॉमर्स लिस्ट जी, और उसका भी ताल्लुक पाकिस्तान के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम में था। और फिर अक्टूबर 2023 में भी हुआ, फिर अब दिसंबर में भी उन्होंने फिर किया है। तो ये चलता रहता है काम, ये सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं, चाइना के ऊपर भी लगती रहती है, और कोरिया के ऊपर भी लगी हैं, और बेलारूस वगैरह, रशिया के ऊपर भी लगती रहती है। अब सवाल ये है कि इनकी अहमियत क्या है, इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा। अच्छा, बात यह है कि पहला सवाल तो ये है कि क्या ये जो प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है पीटीआई जो अमेरिका में बैठी है, उसके नतीजे में ये हुआ है, या ये एक नॉर्मल रूटीन के तहत काम उनका चल रहा है एक्सपोर्ट सैंक्शंस के ऊपर। मैं समझता हूँ कि ये इसमें पीटीआई का कोई ख़ास रोल नहीं है जी। ये एक उनकी एक न्यूक्लियर एक्सपोर्ट रेजीम है, अच्छा। कानून है उनके, उसके तहत वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहते हैं ये चीज़ें, और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो प्रेस के अंदर बताते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक रूटीन का मामला है उनकी तरफ से, जो और वो टारगेट कर रहे हैं आपके न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जी। MTCR का जिक्र भी है। हाँ, तो इसलिए ये कोई मेरा नहीं ख्याल कि ये पीटीआई ने कोई तीर मारा है, अच्छा, जिसकी वजह से हमें नुकसान होने जा रहा है या हो सकता है। ये एक रूटीन का मामला है अमेरिका का। मगर दूसरी बात ये है कि क्या इसका नुकसान कितना हो सकता है हमें। हाँ। मैं ये समझता हूँ कि इसका कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा। देखिए, पहले भी तो ये सारा कुछ होता रहा है ना। क्या उसके साथ हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। क्या आपने मिसाइल डेवलपमेंट छोड़ दी? नहीं छोड़ी। क्या आपने रॉकेट डेवलपमेंट जो थी विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मिसाइल्स, स्पेशली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, वो छोड़ दी? नहीं छोड़ी। तो मैं समझता हूँ कि इसका साथ कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। वी विल कंटिन्यू टू डू व्हाट वी आर डूइंग। अच्छा। और छोटे मोटे इश्यूज बनते रहते हैं, मगर उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके कुछ ना कुछ करके वो मामले तय हो जाते हैं। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जितने सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगे हैं जी, आप इमेजिन नहीं कर सकते किसी मुल्क के ऊपर इतने सैंक्शंस नहीं लगे, और अब और लगने जा रहे हैं। क्या उसकी वजह से ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया है या रोक दिया है? नहीं रोका ना। वो तो उन्होंने, और एज पार्ट ऑफ एन अग्रीमेंट विद द अर्लियर रेजीम, ओबामा रेजीम के साथ जो अग्रीमेंट हुई थी उसके तहत उन्होंने इंस्पेक्शंस ओपन की थी। मगर अमेरिका ने हर किस्म की सैंक्शन लगाने की कोशिश की है, और अब धमकी आ रही है ऑफ बॉम्बिंग ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स, बट ईरान हैज़ नॉट स्टॉप दैट। तो सैंक्शंस हर्ट ज़रूर करती हैं, मगर जब डिटर्मिनेशन हो एक मुल्क के अंदर, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, उनकी रेजीम के अंदर कि ये हमने करना है काम अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, तो वो बाय हुक और बाय क्रुक काम चलता रहता है। तो मैं नहीं समझता इसके साथ कोई ख़ास US पाकिस्तान रिलेशंस में कोई फ़र्क पड़ेगा। ये नहीं कि इसके साथ हम इतने नाराज़ हो जाएंगे कि हम उनसे ये कर देंगे वो कर देंगे, या वो इसके बाद हमें ये करेंगे और वो करेंगे। मैं नहीं समझता कि वो स्टेज है ये। अच्छा। ना ही मैं समझता हूँ इसके साथ हमारा जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो असरअंदाज होगा। हाँ, लेकिन फ़ॉरेन ऑफिस ने तो रिजर्वेशंस का इजहार किया है, और ये तजियाकार भी कह रहे हैं कि जो इंडिया के जवाब में टेक्नोलॉजी बनाई गई है उस पर इस तरह की पाबंदियाँ दोहरे मयार को ज़ाहिर करती हैं और इसके ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं खित्ते में तवाज़ुन को। बात यह है कि पिछले 8-10 साल से अमेरिका और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, स्पेशली मिलिट्री टू मिलिट्री, वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। जब से अमेरिका ने ये फ़ैसला किया कि इंडिया को एज अ काउंटर वेट टू चाइना बनाना है हमने, तो कुछ $21 बिलियन की इंडिया ने मिलिट्री हार्डवेयर ख़रीदा है फ्रॉम अमेरिका इन द लास्ट 10 ईयर्स। और उनके साथ इतनी ज़्यादा एक्सरसाइजेज हो रही हैं और इतनी ज़्यादा कोऑपरेशन हो रही है कि वो जो लिस्टें मैं देख रहा था कि कितनी इंडिया को चीज़ें दी जा रही हैं, इट्स अनबिलीवेबल। और वो इसीलिए दी जा रही है ताकि इंडिया कैन स्टैंड अप टू चाइना। क्वाड का मेंबर भी है। हाँ, वो बहुत कुछ है। क्वाड का मेंबर भी उसको बना दिया है, ब्रिक्स के अंदर भी बड़ा वो पावरफुल है। मगर इसके अलावा वो बहुत कुछ इंडिया को उन्होंने दिया है। एंड वो लिस्टें किसी वक्त चाहे तो हम बता सकते हैं, बट आई डोंट थिंक वी नीड टू गो इनटू डिटेल। जी, इंडिया के साथ बहुत रिलैक्सेशन है ऑन एक्सपोर्ट्स। जितनी टाइट किया जा रहा है पाकिस्तान को, उतना ही उसके ऑपोजिट इंडिया के साथ बहुत रिलैक्स्ड रेजीम है।
उसकी वजह सिंपली यही है कि इंडिया को अमेरिका एक प्रैक्टिकल अग्रेसिव एलाई बनाना चाहता है अगेंस्ट चाइना। तो इसलिए वट एवर इंडिया इज वांट्स इंडिया को मिल रहा है। रॉकेट साइंस भी, रॉकेटरी भी मिल रही है, मिसाइल्स, एवरीथिंग, स्पेस प्रोग्राम में भी बहुत सब कुछ मिल रहा है उनको। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इंडिया की जो मिलिट्री है इस्टेब्लिशमेंट अभी भी 60% से ज़्यादा जो है ना डिपेंडेंट ऑन रशिया, क्योंकि वो शुरू से ही उनके रशियन एडवाइजर्स रहे हैं, रशियन वेपनरी रही है, रशियन असिस्टेंस। तो अभी अमेरिका की ये कोशिश है कि उधर से उसको कम किया जाए और अमेरिका के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंस की जाए। इसीलिए अब इंडिया जो है वो थोड़े से हट के रशियन वेपन्स इट इज मूविंग टुवर्ड्स अमेरिका, एंड अमेरिका पूरी फुल फ्लेज्ड असिस्टेंस दे रहा है उसको। ठीक, तो इन अ वे बढ़ावा दे रहा है जो भारतीय ज़ाइम है अमेरिका खित्ते में, भारतीय ज़ाइम को बढ़ावा दे रहा है। तो इस खबर का और इस तरह की पाबंदियों का अप्रैल में बेलारूस और चाइना की कंपनीज़ पर लगती हैं, और अब आके दिसंबर में पाकिस्तान की 4 कंपनीज़ पर पाबंदियां लग जाती हैं। तो इससे तो इंडिया के अज़ाइम में खित्ते में तोसी पसंदाना अज़ाइम में इजाफा होगा, एज एन एज लेगा इंडिया इसको। तो इसका काउंटर पाकिस्तान को सिर्फ मजम्मत से करना होगा या कुछ मज़ीद इक़दाम? मजम्मत से तो कुछ नहीं होता, वो तो खैर अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। मगर इंटरेस्टिंग चीज़ ही क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ज़ाहिर है जितना अमेरिका हमें टाइट करेगा हम कहीं ना कहीं तो टर्न करेंगे। तो हम तो हमेशा चाइना की तरफ जा रहे हैं ना। जैसे शुरू में 1950s, 60s, 70s में, 80s में वी वर गोइंग टुवर्ड्स अमेरिका और सारा कुछ वहीं से आ रहा था, और इंडिया वाज गोइंग टुवर्ड्स द सोवियत यूनियन और सारा कुछ वहीं से आ रहा था। अब जब अमेरिका ने हमें टाइट करना शुरू किया तो वी वेंट टू चाइना, एंड इसी तरीके के साथ अमेरिका जो है अब इंडिया के साथ खुल रहा है और उसको साथ ले जाना चाह रहा है। तो इंडिया इज़ प्लेइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, वो रशिया को भी साथ रख रहे हैं और अमेरिका की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली इंडिया इज़ गोइंग टू गेट एन एज। अभी जो रिसेंट एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है दैट कैन क्रिएट अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, क्योंकि आप जिक्र ही हो गया इसका तो मैं कर ही दूँ। वो ये है कि आपने सुना होगा कि ग्वादर के ऊपर चाइना के साथ कुछ लेन देन हो रही है। अगर चाइना को वहाँ फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं तो फिर चाइना के पास पावर हो जाती है टू कैरी आउट वेरियस ब्लॉकेड्स इन दैट एरिया। तो अमेरिका नहीं चाहता ये हो, चाइना चाहता है कि आप ग्वादर उनको दे दें। हमने एक कंडीशन लगा दी है चाइना के ऊपर, या एक कंडीशन नहीं, एक डिस्कशन चल रही है। हमने चाइना को कहा कि आप हमें अगर आप ग्वादर रखते हैं तो आप हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है वो दे दें आप। अब सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होती है? न्यूक्लियर। वो ये होती है कि अगर आपके मुल्क के ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक आती है, अच्छा, तो वो एक न्यूक्लियर अटैक ऐसे नहीं होती कि आप फिर या आप किसी को अटैक करते हैं और आपको कोई अटैक करे, तो फिर आपके पास कुछ नहीं रह जाता। तो आफ्टर द न्यूक्लियर स्ट्राइक, सेकंड स्ट्राइक ये होती है कि एक स्ट्राइक आपके ऊपर हो जाती है तो फिर आपके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि एक और स्ट्राइक कर सके ऑन द एनिमी। सेकंड स्ट्राइक आमतौर पे जो लोग आपको अटैक करेंगे विद न्यूक्लियर वो विल मेक श्योर कि आपकी जहाँ जहाँ फैसिलिटीज़ हैं आपको सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी ना हो जी। मगर उसको रोकने के लिए कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो, आमतौर पे जो लोग हैं वो पावर्स हैं उन्होंने आउट ऑफ द लैंड फोर्सेस, एक तो ज़मीन के ऊपर बहुत हेवीली बंकर्ड साइट्स, ओके, मे बी thousands of feet underground, जिनको बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स भी हैं वो भी ना तोड़ सके जी, which is not easy. The easier thing is कि वो पूरा ओशन पड़ा हुआ है। आप अगर सबमरीन्स को न्यूक्लियर आर्म कर दें और उनके पास इतनी कैपेसिटी हो कि वो अंडर वाटर रह सकें कुछ अरसे के लिए, या उनको फैसिलिटीज़ हों किसी पोर्ट में जाके रिप्लेनिश कर लें अपने आप को, स्टॉक अप कर लें फिर चले जाएं, तो वो एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी समुद्र के अंदर होती है। अच्छा, हर मुल्क ने पार ने सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज जो है ज़मीन और समुद्र में की हुई है, इंतज़ाम किया है। अच्छा, कि अगर ज़मीन के ऊपर अटैक होती है तो, और सबमरीन तो मोबाइल है, सबमरीन तो मोबाइल है, लैंड फैसिलिटीज आर फिक्स्ड, तो उसके ऊपर तो सैटेलाइट से पता चल जाता है आपको कि कहाँ है, तो आप उनको अटैक कर सकते हैं जी। मगर अगर आपके पास सबमरीन कैपेसिटी हो, न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन्स, कि वो अंडर वाटर से फायर कर सकें न्यूक्लियर मिसाइल्स एट द एनिमी, तो दैट्स अ सेकंड स्ट्राइक। एट में आप दोस्त पाकिस्तान के पास नहीं, और पाकिस्तान ने ये डिमांड रखी चाइना। अच्छा, अब पाकिस्तान चाइना को कह रहा है कि अगर आपने ग्वादर रखना, अच्छा, तो आप हमारी हेल्प करें टू एक्वायर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी अंडर द सी। अच्छा, वी हैव सबमरीन्स, ऐसी बात नहीं है वी डोंट हैव सबमरीन्स, बट उसके लिए और भी कोई रिक्वायरमेंट्स होती है, एंड उसके लिए चाइनीज़ हेल्प की ज़रूरत है इनको।
टू हैव अ सेकंड स्ट्राइक अंडर द सी कैपेसिटी। मेरा ख्याल है लैंड में तो है इनके पास कि अगर कोई ट्राई भी करे कि बिफोर दे कैन डिस्ट्रॉय ऑल द फैसिलिटीज वी हैव द कैपेसिटी टू स्ट्राइक। जी ये है। बट अगर यू नो अंडर द सी वाली जो चीज़ है ना वो इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। अच्छा अब चाइना का प्रॉब्लम यह है कि चाइना इज़ अ सिग्नेटरी टू द नॉन प्रोलिफरेशन रेजिम। चाइना ने इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की हुई है कि हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे टू प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब है अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाना। आप कोई खुद बढ़ाना चाहे बढ़ा ले, मगर चाइना हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो आप अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को, मतलब 30 बॉम्ब है तो 40 नहीं, आपको हेल्प नहीं करेगा कि आप 40 बना लें। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। चाइना इज़ अंडर प्रेशर फ्रॉम पाकिस्तान कि हमें आप सेकेंड स्ट्राइक कैपेसिटी अंडर द सी ग्वादर रख लें। मतलब उसका ये होगा कि फिर ये है कि हमारी सबमरीन्स जो हैं, इफ़ दे आर आर्म्ड विद न्यूक्लियर वेपन्स, तो वो दे विल बी एबल टू डॉक एट ग्वादर if Gwadar is under your control। हमारे कंट्रोल में है फिर तो नो इशू, तो हमारी आ जाएंगी। अगर आपके कंट्रोल में है तो फिर हमें गारंटी तो दें कि यू विल नॉट स्टॉप अस। तो अब वो चाइना इज रिलक्टेंट। अच्छा तो इसलिए थोड़ी सी टेंशन हुई है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान ऑन दिस इशू। अच्छा मगर और चाइना जो है, एज आई सेड, उसने साइन की हुई ट्रीटीज, ही कांट अफोर्ड टू डू समथिंग लाइक दिस। तो ऊपर से सीपैक के ऊपर भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं चाइना के साथ। अच्छा। आपको पता ही है सिक्योरिटी इश्यूज चल रहे हैं, अभी तक वो मामला तय नहीं हुआ। तो पाकिस्तान चाइना रिलेशंस जो है ना वो थोड़े से टेंस हुए हैं ऑन सम इश्यूज, रेजोल्यूशन नहीं हो पा रही है। अच्छा। तो इन व्यू ऑफ दिस जो आपका सवाल है कि इंडिया यूएस रिलेशंस आर गेटिंग बेटर, especially military to military cooperation, और हमारा जो है is not getting as good a response from the only partner that we have। और बाकी और अब ये जो sanctions लग रहे हैं on export of ballistic missile technology and know-how from China to Pakistan or indeed from Korea to Pakistan, या हम खुद भी अगर develop करना चाहें तो this is obviously aimed at slowing down your capacity to either for second strike or for development of the new program further। Don't forget कि ballistic missiles जो है ना, अभी फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। इस वक्त जो सारा इशू है ईरान के ऊपर, दो इश्यूज है ना। एक तो ये कि लॉन्ग रेंज ballistic missiles टेक्नोलॉजी उनको डिनाई की जाए, अगर वो बना रहे हैं तो उसको रोका जाए। अच्छा। बिकॉज देन दे कैन रीच इजराइल, ठीक, विद ballistic missiles and supersonic ballistic missiles high altitude, and they can evade some of the techniques for defense that Israel has। तो इस किस्म के इश्यूज अब चल रहे हैं जो आगे भी चलेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर मुझे एक सेंटेंस में समराइज़ करना पड़े तो मैं ये समराइज़ यही करूँगा कि 225 जो है अगला साल, अच्छा, वो अमेरिका एंड इजराइल विल फोकस ऑन ईरान। दे विल फोकस ऑन रेजीम चेंज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक, ओके, उनकी ये टारगेट है। अच्छा। और अगर इस टारगेट में वो कामयाब हो जाते हैं, स्पेशली इन रेजीम चेंज, तो फिर मेरा ये असेसमेंट है कि इन 2026 इसराइल एंड अमेरिका विल टर्न देयर अटेंशन टू पाकिस्तान। तो दे विल टर्न देयर अटेंशन टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक ठीक। अच्छा, इसमें जो एस्पेक्ट एक और बहुत ज़रूरी है वो स्पेस प्रोग्राम का है कि पाकिस्तान का 2047 का स्पेस विजन भी अपनी जगह पर है, और ये जो पाबंदियां हैं ये पावरफुल रॉकेट मोटर्स का भी जिक्र करती हैं जो कि इसी प्रोग्राम का हिस्सा है, और इसके ज़रिए निगरानी आसान हो जाती है, फिर आप टारगेट को राइटली दुरुस्त तौर पर निशाना बना सकते हैं। तो स्पेस प्रोग्राम को टारगेट करने का मकसद, और दूसरा ये कि क्या ये टेक्नोलॉजी के लिए पाकिस्तान वाकई चाइना पे डिपेंडेंट है या मकामी तौर पर भी इस पर काम हो रहा है? नहीं, देखिए मकामी तौर पर तो काम होता रहता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ। बट चाइना इज़ अ वेरी मेजर हेल्प, लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट दैट। हमारे यहाँ रॉकेटरी जो है इज ऑल नॉट, उस पर इतना ऐसा भी कमर्शियल नहीं है, इट्स ऑल मिलिट्री। अच्छा। उसकी मिलिट्री यूसेज है। वेयर एज इन अमेरिका जो सारी रॉकेट साइंस है और जो रॉकेटरी की डेवलपमेंट है, वो इवन व्हेन इट इज़ यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पसेस, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स लाइक इलॉन मस्क वगैरह को वो देते हैं, और वो उसमें से कमर्शियल टेक्नोलॉजी निकालते हैं, कमर्शियल यूज़ निकालते हैं। अब फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क की रॉकेटरी प्रोग्राम, वन ऑफ द मेन रीजंस ही इज सपोर्टिंग डोनाल्ड ट्रंप इज़ बिकॉज वो कह रहा है कि कोई 100 बिलियन का मुझे सब्सिडी दें मेरी रॉकेट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो रॉकेट्स जो हैं वो जो सैटेलाइट्स पे चलते हैं, जिसको रॉकेट्स के साथ सैटेलाइट्स चलते हैं ना, तो ही हैज़ थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स अप देयर। तो वो सैटेलाइट्स कमर्शियल यूज़ है, बट दे ऑल्सो प्रोवाइड मिलिट्री एक्सेस टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और उनके ड्यूअल यूज़ है।
और वो यही डील होती है कि आप फंडिंग करें हमारे रॉकेटरी प्रोग्राम को, हम सैटेलाइट्स भेजेंगे, वो हम उससे 4 पैसे बनाएंगे, अच्छा, मगर उसमें से आपको भी एक्सेस देंगे इफ़ यू एवर वांट टू यूज़ एनी ऑफ आवर रॉकेट्स, आवर सैटेलाइट्स फॉर स्पाइंग पर्पसेस और फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस, तो अवेलेबल है। सो वहाँ डुअल यूज़ है। अच्छा, यहाँ तो प्योर एंड सिंपल मिलिट्री यूज़। यहाँ वी आर नॉट इन दैट स्टेज वे वी कैन यूज़ सैटेलाइट्स फॉर कमर्शियल। एक आध वो है हमारा पाक सैट वगैरह टेलीविज़न वगैरह के लिए, बट नॉट मच। ठीक है, तो अमरीकी पाबंदियों के मुज़मरात क्या हो सकते हैं और इसके मज़ीद पहलू क्या है, आपने तफसील से जिक्र हुआ कि अमेरिका के अहदाफ या अमरीकी सदर के अहदाफ आने वाले सालों में, आने वाले वक्त में क्या हो सकते हैं, तो इसको ज़रा मज़ीद एलैबोरेट करके बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। अमेरिका से बहुत आवाज़ें उठ रही हैं, पहले तो जो वहाँ पीटीआई की सपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से, और अब वहाँ जो नामज़द नुमाइंदे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, रिचर्ड ग्रेनेल, जिनका माजी भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उनकी तरफ से ट्वीट्स किए गए रिलीज़ इमरान खान एंड फ्री इमरान खान, जिसके बाद से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो उनका शुक्रिया अदा कर रही है, अप्रिशिएट कर रही है, और सभी ये होपफुल है कि भाई वो किरदार अदा करेंगे इमरान खान साहब की रिहाई के सिलसिले में। तो इसे हम अमरीकी मुदाखलत नहीं कहेंगे कि उम्मीदें उनसे वाबस्ता कर ली गई हैं। ऑफ कोर्स मुदाखलत है, ऑफ कोर्स मुदाखलत है। तो वो अब पहले आने देना उनको पावर में, फिर देखते हैं वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अच्छा। हमारी तरफ से तो आपने पता है ना, हमारा जो फॉरेन ऑफिस है वो ये कहता है कि हम तो अंडर किसी प्रेशर नहीं आएंगे, एस्टैब्लिशमेंट कहती है जी। हमने तो अफरीदी, वो जो हमारे वो साहब हैं जिनको हमने पकड़ के रखा हुआ है, हाँ, अफरीदी साहब, याद है जी, शकील अफरीदी साहब, वो कितना अमेरिका ने प्रेशर डाला था कि इसको छोड़े, और एटमी धमाके ना करने के लिए भी तो फ़ोन नवाशी साहब को आया था, बहुत कुछ किया। जो कुछ ऐसे क्रिटिकल इश्यूज हैं जहाँ हमारी इस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं हटती, नहीं सुनती, और वो एक्चुअली पार्लियामेंट भी खड़ी हो जाती है साथ उनके। अच्छा। तो इसलिए आई डोंट थिंक दैट विल मेक एनी डिफरेंस। बाकी ये ज़रूर है कि डोनाल्ड ट्रंप के लोगों ने लॉबियस्ट से पैसे खाए हैं और खिलाए गए हैं, और वो कानूनी तौर पे हुआ है सब कुछ। अच्छा। और इसलिए उनकी तरफ से आप ये तवक्को ज़रूर करें कि कोई ना कोई बयान ज़रूर आएगा। अब आपने देखा रिचर्ड साहब ने एक छोटा सा ट्वीट शीट तो कर ही दिया, धमकी भी दी है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। महल जियो को भी धमकी दी है जी, उन्होंने कहा है फॉर नो लॉन्ग, मतलब अमेरिकी इमदाद पे। हाँ, वो थोड़ी बहुत मेरा ख्याल है कोई प्रोग्राम है, पहले था सही, अब है कि नहीं है बहरहाल। तो ये इस किस्म की धमकियाँ मेक्स नो डिफरेंस। इवेंचुअली जो अंडरस्टैंडिंग होती है बिटवीन पेंटागन एंड द एस्टैब्लिशमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट वगैरह उसमें कोई ख़ास अहमियत नहीं होती। ऑफ कोर्स अगर डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा फैसला करे कि हमने ये करना है या वो करना है, तो फिर जाहिर है यू कांट स्टॉप दैट। मगर मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप विल नॉट बी फैसिलिटेटेड बाय द पेंटागन एंड द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट टू स्पॉइल रिलेशंस विद द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट फॉर द सेक ऑफ इमरान खान। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप को भी तो ब्रीफिंग होगी ना कि खान साहब ने ये कहा हुआ है, ये कहा हुआ है, उनका ये मौक़िफ़ है, ये मौक़िफ़ है। तो हम थोड़ा बहुत ठीक है ह्यूमन राइट्स के लिए, और क्योंकि लॉबिस्ट किसी पैसे खाए हैं हमारे लोगों ने इलेक्शन के दौरान, मुस्लिम कम्युनिटी ने हमें सपोर्ट किया है, तो थोड़ा बहुत ह्यूमन राइट्स बेसिस के ऊपर हमें करना चाहिए। बट क्या ये कि जी उसको अभी छोड़ें, नहीं तो हम ये कर देंगे, ये नहीं होगा। ये मैंने पहले भी कहा था, ऐसा मौक़िफ़ डोनाल्ड ट्रंप नहीं इख्तियार करेगा। और क्या उनकी प्रायोरिटी में, जैसे अभी आपने जिक्र किया ईरान होगा, जैसे मिडल ईस्ट की सिचुएशन है, फिर यूक्रेन है, दे विल बी फोकस्ड ऑन ईरान एंड द मिडल ईस्ट, ओके, नॉट ऑन पाकिस्तान। अच्छा, कुछ तजियाकार ये भी समझते हैं कि इतने गैर रिवायती हैं डोनाल्ड ट्रंप के, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। देखिए वो एक जान के वो एक कल्टिवेट करता है ये कि मैं तो किसी वक्त कुछ कर सकता हूँ, मैं तो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल हूँ। इट्स अ स्ट्रेटजी ऑन हिज पार्ट। ये नहीं है कि वो ये सोची समझी उसकी प्लानिंग है ये कि मुझे कोई प्रिडिक्ट ना कर सके, ताकि मेरे पास लेवरेज हो, स्पेस हो, ताकि आई शुड बी अनप्रेडिक्टेबल। तो ये उन्होंने एक कल्टिवेट किया हुआ है, ये पॉस्चर जैसे कहते हैं। एंड तो मगर इसका ये मतलब नहीं है कि ही विल डू समथिंग कम्प्लीटली रेकलेस, जो कि उसकी इस्टेब्लिशमेंट उसको सपोर्ट नहीं करेगी। इवेंचुअली डोनाल्ड ट्रंप को भी अपनी इस्टेब्लिशमेंट को साथ लेके चलना पड़ेगा, और अगर वो नहीं लेके चलेगा तो वो साबोटाज कर देंगे। अनप्रेडिक्टेबल तो इमरान खान साहब भी है। रिचर्ड ग्रेनेल अपने ट्वीट में ये भी लिखते हैं कि पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप है वो, इमरान खान साहब। वेल देयर यू गो। तो मगर अब खान साहब जो हैं, आई एम श्योर
कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट जो है ये याद दिलाएगी डोनाल्ड ट्रंप को कि खान साहब ने क्या क्या बातें आपके खिलाफ की हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये बंदा जो है ये बंदा ठीक नहीं है, ये किसी वक्त फ्लिप कर सकता है। अच्छा। और आज आप इसको सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं, कल को ये फिर कुछ ना कुछ कह देगा, आपको याद होना चाहिए। हाँ। इससे 2-3 चीज़ें पहले कही हैं। हाँ, एक तो आपको याद है उसने वो कहा था कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की विक्ट्री है वो इट्स विक्ट्री फॉर द एंड टू स्लेवरी। तो आपको तो उन्होंने स्लेव ओनर्स बना दिया था और बहुत बड़ी उन्होंने तो आपके खिलाफ बयान ये दिया था। उसके अलावा भी 2017 से लेकर 2018-19 तक उनके काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट्स हैं। तो खान साहब ने तो बातें ये की हुई हैं। वो और बात है कि वो यूटर्न तो लेने में बड़े माहिर हैं। ये टाइमलाइन पे है उनकी ट्वीट्स हैं। अच्छा। डिलीट ना हो जाए। हाँ, तो बात ये है कि दिस इज़ द वे इट इज़। मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा हर्डल जो है एस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं होगा। अच्छा। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त ग्लोबल प्रेशर है और बढ़ेगा ऑन द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट कि आप मेहरबानी करके अगर आपने इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, स्टेबलाइजेशन करनी है, तो ये इमरान खान वाला मामला जो है इसको तय करें। ओके। दिस इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री। और ये प्रेशर यूरोपियन यूनियन से भी आएगा आपको, मगर ये नहीं होगी कि वो सख्त प्रेशर आएगा तो सैंक्शंस लगा देंगे आप पे, ऐसी नहीं बात होगी। अच्छा। मगर कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, नीडलिंग रहेगी ये सारा वक्त। जैसे मुख्तलिफ रेजोल्यूशन हमने मुख्तलिफ औकात में आते देखी, वो यूरोपीय यूनियन से भी आ सकती है और इसीलिए आपकी 3 माह की पेशगोई पे है उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं सोचा सी भूल जाओगे मगर नहीं उम्मीदें वाबस्ता है हमारी, पैबस्ता रहे शजर से। देखिए चले वो फिर डिस्कस करते हैं कि वो किस सूरत हाल में वो पेशन गोई मेरी जो है वो सही निकलेगी, पूरी हो सकती है। तो चले उसके हम दाग बेल जो है वो इन मुज़ाकरात को डाल लेते हैं कि मुज़ाकरात की थोड़ी बहुत बातचीत तो चल रही है और सिविल नाफरमानी की तहरीक को मुअख्खर करके एक पॉजिटिव जेस्चर तो इमरान खान साहब ने दिया। उनके साथ मुलाकात मुमकिन नहीं हो पाई कमेटी अरकान की, लेकिन सिविल नाफरमानी की तहरीक को इतवार तक मुअख्खर किया गया और पीर को उनके खिलाफ एक फैसला आने जा रहा है एहतसाब अदालत का। तो ये चीज़ें कैसे कनेक्टेड है? मेरा ख्याल है कुछ स्टेटमेंट्स ऐड कर लें फिर आपके तज्जिए की तरफ आते हैं कि किस रुख चलेगी हवा। तो सेठी साहब बताएं इतवार तक यार ऑपोजिशन कौन सी है? यही तो ऑपोजिशन है खुद, और कौन है वहाँ ऑपोजिशन में? मौलाना है, अख्तर मौलाना ऑपोजिशन में नहीं है, वो तो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ ऑपोजिशन में? आजकल तो थोड़े नाराज हैं। नहीं, वो नाराजगियाँ तो देखिए पीपल्स पार्टी भी नाराज है, बट कैन यू से पीपल्स पार्टी इज ऑपोजिशन? नो। और जो अचकज़ई साहब हैं वो तो 1 मैन शो है, तो वो कौन सी अपोजिशन बन गई? और वो भी इस वक्त इत्तेफाक नहीं कर रहे जो पॉलिसीज़ इमरान खान ने इख्तियार की नहीं है। जी, उन्होंने मशवरा दिया था मुअख्खर करें। इसलिए मेरा ख्याल है ये बात जो सैफ कह रहा है इतना इधर है नो देयर। बात यह है कि हुकूमत के साथ ही बात करनी है, अनकंडीशनल होनी चाहिए और सीरियसनेस और पर्पस होनी चाहिए ताकि किसी नतीजे पे पहुँचे। और मैंने ये आपसे कहा है कि ये अगर आज ये बात सीरियसनेस और पर्पस से शुरू करते हैं तो कम से कम साल लग जाएगा बिफोर दे विल अराइव एट सम अंडरस्टैंडिंग। उसके दौरान अप एंड डाउन होगा, धमकी भी चलेगी, बात भी होगी, बात ब्रेक डाउन भी हो जाएगी, फिर शुरू होगी, फिर कन्फ्यूजन होगी। दिस इज़ गोइंग टू कंटिन्यू। और राना साहब कहते हैं कि जी हम एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेके चलेंगे और नवाज शरीफ के अप्रूवल और नवाज शरीफ, मैं समझता हूँ कि दैट्स वन वे ऑफ पुटिंग इट कि इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड होगी। एक्चुअली इस्टेब्लिशमेंट ही फैसला करेगी और गवर्नमेंट ऑन बोर्ड होगी। ठीक है, तो बात ऐसी है बिकॉज इशू जो है वो गवर्नमेंट का नहीं है ना, इशू इज़ बिटवीन खान साहब एंड किस्सा ख़त्म एंड कहीं और। तो इसलिए वो शेख रशीद साहब जो बात करते हैं वो मैं उसको रिपीट तो नहीं करना चाह रहा, बट बेसिकली तो इशू वही है। और एस्टैब्लिशमेंट विल स्टैंड विद देयर लीडर, ठीक जैसे पीटीआई की पार्टी स्टैंडिंग विद देयर लीडर। तो बाकी हमारी गवर्नमेंट जो है नाइदर हियर नॉर देयर, देयर एट वो तो किसी की इजाज़त के साथ आए हैं, उनकी इजाज़त के साथ जा भी सकते हैं, मगर वो सिचुएशन नहीं है अभी किसी सूरत में भी नज़र नहीं आ रही मुझे ये गवर्नमेंट हिल रही है या कुछ हो रहा है। और इस्टेब्लिशमेंट का जो मौक़िफ़ है रिगार्डिंग इमरान खान वो ये है कि कोई ऐसी सोल्यूशन ढूंढी जाए जिसके अंदर दोनों का फेस सेविंग हो जाए और ये कि आगे गारंटीज़ हों कि खान साहब वो हरकतें नहीं करेंगे जो करते रहे हैं। तो खान साहब तो इस वक्त किसी किस्म की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है, तो वक्त लगता है बिफोर यू कम टू दैट स्टेज। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं इन सीरियसनेस तो ब्रेक डाउन स्टार्ट अगेन, ब्रेक डाउन स्टार्ट अगेन, साथ साथ क्या होगा, खान साहब अपनी धमकियाँ देते रहेंगे, छोटे मोटे मूवमेंट्स भी चलाएंगे, छोटी मोटी कैंपेन्स भी चलेंगी,
बॉयकॉट करो, ये करो, वो करो। उधर से केसेस भी चलते रहेंगे, 1-2 कन्विक्शंस और हो जाएंगी। अब 23 को एक होने जा रही है ना कन्विक्शन, और बिल्कुल हो जाएगी वो। तो क्या इसका ये मतलब है वो कन्विक्शन हो जाएगी तो क्या मुज़ाकरात जिसकी बात कर रहे हैं खान साहब फिर पीछे हट जाएंगे? नहीं, ये सब तैयार है, इन्हें पता ही होने जा रहा है, उसके बावजूद ये कहते हैं कि हमने बात करनी है। पार्टी ने खान साहब को एक बात कह दी है कि आपने जो पॉलिसी एंटी एस्टैब्लिशमेंट की ली हुई है ये काउंटर प्रोडक्टिव है, हम आपके साथ नहीं खड़े हो सकते जिस किस्म की चीज़ें आप हमें कह रहे हैं करने को जी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। पार्टी के अंदर कोई बंदा नहीं है जिससे एक्सेप्ट फॉर बुशरा बीबी। जी जी। बुशरा बीबी हार्ड लाइन लिए हुए इस वक्त, मेरा ख्याल है वो इसीलिए बिकॉज शी थिंक्स कि दैट्स व्हाट इमरान वांट्स टू हियर, बट मैं समझता हूँ शी विल ऑल्सो चेंज हर माइंड, एंड वो भी किसी न किसी स्टेज पे इमरान को यही एडवाइस, कुछ मुख्तलिफ एडवाइस देंगी। अच्छा, ये भी मेरी नोट कर लीजिएगा। फाइनल नेल। हाँ, बुशरा बीबी भी खान साहब को टर्न करेंगी। अच्छा। वक्त आएगा वो टर्न करेंगी उनको। ओके। और जब वो करेंगी तो खान साहब टर्न हो जाएंगे। तो कब आएगा वी हैव टू वेट एंड सी, बट आई थिंक इट्स ऑन द कार्ड्स। अच्छा, तो इसलिए मैंने ये पेशन गोई की थी कि 3 महीने के अंदर अंदर खान साहब को कोई रिलीफ मिल सकती है। तो अगर वो 3 का 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, दैट इज नाइदर हियर नॉर देयर, बट इन प्रिंसिपल मेरा ख्याल है कि देयर इज़ कोशिश ये है कि खान साहब को कुछ थोड़ी सी रिलीफ दी जाए, मगर फिर उनको उस पाथ पे लाया जाए जिस पाथ के आगे जाके सोल्यूशन निकलती है कोई। अच्छा, ना ये नहीं कि या हम हैं या तुम हो, ये नहीं हो सकता। ओके ओके। और कुछ गारंटीज़ उन्हें देनी पड़ेंगी, और यही बात इरफान सिद्दीकी साहब भी कर रहे हैं कि हमसे मुज़ाकरात से पहले खान साहब से मुज़ाकरात की ज़रूरत है, कि बाहर जो पीटीआई की क़यादत मौजूद है वो अगर कुछ सेटल भी कर लेगी तो वो जाएगी जेल और वो सब कुछ वापस हो जाएगा। तो इमरान खान साहब कैसे गारंटी देंगे क्या वो नहीं मुकरेंगे? मेरा ख्याल है वो पहली स्टेज यही आएगी कि कोई ना कोई बातचीत के ज़रिए खान साहब की कोई बेले शले हो जाएंगी। अगर अब कन्विक्शन हो जाती है जी 23 तारीख को, 190 मिलियन, तो फिर तो कॉन्विक्ट हो गए ना जी, तो फिर तो वो केस में फंस गए। फिर तो बेल भी अगर होगी तो वो नहीं निकल सकते जी। किसी और केस में बेल हो जाती। ये और बात है कि ये फिर जजमेंट जो है हाई कोर्ट पे जाएगी, वहाँ जजमेंट को सस्पेंड किया जा सकता है और तो वहाँ बेल भी हो सकती है। फिर बात यह है कि अब अदालतें उस किस्म की आज़ाद नहीं है जिस किस्म की आज़ाद इमरान खान के ज़माने में थी उनके हक में। उनके हक में जाहिर है वो आज़ादी तो यही होती है किसके हक में आप अपनी आज़ाद इंटरप्रिटेशन। तो आज़ाद तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे खान साहब कहते हैं ना न्यूट्रल कोई चीज़ नहीं है, तो आज़ादी भी कोई चीज़ नहीं है। मेरी आज़ादी यहाँ तक है, उसके बाद आपकी आज़ादी शुरू हो जाती है, अपनी अपनी आज़ादी। तो यहाँ भी वही सूरत हाल है कि आजकल जुडिशरी की आज़ादी जो है वो खान साहब के हक में नहीं है किसी और के हक में थोड़ी सी जा रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब इशारा आएगा कि थोड़ी रिलीफ देनी है खान साहब को, टेम्प्रेरी रिलीफ ताकि बात आगे बढ़े, तो वो भी हो सकता है। तो इस मुल्क में हर चीज़ पॉसिबल है। तो ब्रेक थ्रू अगर मुज़ाकरात में ना हुआ तो काम ऐसे ही चलेगा। तो बात यह है कि खान साहब कब तक ये धमकियां देंगे? सिविल नाफरमानी की तरीका, सिविल नाफरमानी अगर की तो फेल होगी तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? अब तो धरने के लिए तो कोई नहीं निकलेगा। अच्छा, नहीं निकलेगा ना। अब देखिए वैसे भी वो जो उस वक्त गुस्सा था ना आवाम में, स्पेशली पंजाब में, कीमतें महंगाई बढ़ रही थी जी, बहुत कुछ हो रहा था, तो गुस्सा जो था नून लीग के ऊपर और एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर वो खान साहब के हक में चला गया जी। अब वो थम गया ना, बिल्कुल शरियत थोड़े बेहतर हो चुके, बहुत बेहतर हो गए। अब वो जो मुश्किल हालात थे वो पीछे रह गए, आगे और इस किस्म के मुश्किल हालात नहीं आ रहे आम आवाम के लिए, जितने आने थे आ गए। अब कुछ वो संभल गए हैं, कुछ चीज़ें एडजस्ट हो गई हैं, ठीक है। अब उस तरीके से महंगाई और नहीं बढ़ेगी, जितनी होनी थी हो गई है। अच्छा। और वो जो बेल्ट टाइटनिंग करनी थी लोगों ने कर ली है, दिलों में रखी हुई बात कि हमारे साथ ये हुआ, मगर आगे और तकलीफ नहीं होनी। ठीक। अच्छा, और थोड़ी सी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो मुलाजमतें भी मिलनी शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता जी। तो मैं ये समझता हूँ कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एंगर ऑफ द पीपल, वो जो गुस्सा है वो कम होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि वो इमरान को छोड़ देंगे, इमरान के साथ ही रहेंगे, मगर इंतज़ार करेंगे कि जब वक्त आएगा वोट डालने का तो उस वक्त गुस्सा निकालेंगे। अभी ये सड़कों के निकलने का गुस्सा नहीं है, वो वाला सिचुएशन वो ख़त्म हो रही है। और खान साहब ने जो कुछ कॉल्स दी हैं वो कामयाब इसीलिए दिन ब दिन कम होती जा रही हैं, बिकॉज वो उतने लोग अब तैयार नहीं है और उनकी अपनी पार्टी तैयार नहीं है। पार्टी भी को भी एहसास हो गया कि यार है पॉलिसी जो नहीं कहीं जा रही, फेल हो गई। कामयाब हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी, मगर मेरा ख्याल है पार्टी के अंदर वो जज्बा ही नहीं था उसको कामयाब करने। इसीलिए तो अभी तक कोई हक में इस तरह बयान नहीं आया, स्टेटमेंट नहीं आई सिविल नाफरमानी
नाफरमानी को आगे परसू करने के लिए। और इमरान खान साहब भी अपने ट्वीट में हमें यही वजाहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक रियासत के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि इस पार्लियामेंट के और इस बोगन के ख़िलाफ़ है। अब देखना यह है कि ये कहाँ तक जाती है, वापस ले ली जाती है या इसको मज़ीद मौखर किया जाता है और कोई नया कार्ड खेला जाता है। बात हुई मुआशी आदाद शुमार की, तो इस सिलसिले में एक और अहम पेशरफ्त हुकूमत की जानिब से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। पाकिस्तान के माशी मामलात में कलीदी अहमियत के हामिल है जो रेवेन्यू जनरेशन है, और इस सिलसिले में पाकिस्तान को हमेशा से मुश्किलात का सामना रहा। IMF की तरफ से दबाव में भी इसी वजह से इजाफा हुआ और बहुत सी शराइत आयद की गई। तो ये हुकूमत हमें कुछ रिलक्टेंट दिखाई दी बजट से पहले, और बजट के बाद भी हमने देखा ये गो स्लो की पॉलिसी पर अमल पैरा थे। लेकिन सेठी साहब ने एक अरसे से कुछ तजावीज़ दी थी कि कुछ कानून साजी जहाँ जहाँ लूप होल्स मौजूद हैं उनको कवर करने की ज़रूरत है। सेठी साहब क्या कहते रहे, सुने। FATF के बाद बहुत सी तब्दीलियाँ वहाँ भी आई हैं। अच्छा, क्योंकि अब अंडर FATF टेररिज्म के बेसिस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं टू गेट एक्सेस टू डेटा, इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिकली भी। तो चीज़ें खुल रही हैं, मगर जिस तरीके से ये चाहते हैं कि वो ऑडिट हो और सही तरीके से सारा, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स कहते हैं आज हमें आप राइट दे दें कि हम बटन दबाएं तो सारा बैंक का रिकॉर्ड सामने आ जाए। वो बैंक से इजाज़त नहीं देते, कानून भी इजाज़त नहीं देता। अब ये ऑडिटर्स जो आएंगे तो ये कानून को चेंज करना पड़ेगा, या फिर कोई आसान तरीका करना पड़ेगा कि कुछ जहाँ बहुत ज़्यादा शक हो और आप केस बना रहे हैं और पक्का केस बन रहा है, हवा में आप नहीं बातें कर रहे, तो फिर वो शायद आपको रिकॉर्ड भी मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें चैलेंज होंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नीयत बड़ी अच्छी है। अच्छा, मगर अभी इन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया कि कानून जो है रिगार्डिंग बैंक्स एंड सीक्रेसी, क्या उनको इन्होंने अभी उधर नहीं सोचा कि उसको कैसे तब्दील किया जाए, और वो फिर पार्लियामेंट को कानून बनाने पड़ेंगे फाइनेंस एक्ट के ज़रिए। वो फिर जाके कुछ इनको ये मसला हल होगा। मगर अभी वहाँ गए नहीं है, जाना पड़ेगा। अभी ऐसे लगता है कि प्रेशर बड़ा था शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, तो उन्होंने कहा कुछ तो करो ना यार, तो कुछ कर लिया उन्होंने और वैसा ही मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक ही है, देर आया दुरुस्त आया। मैं नए चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल साहब को दाद देता हूँ कि उन्होंने हिम्मत की, प्राइम मिनिस्टर को समझाया कि इसके बगैर चारा नहीं है। और ये बहुत बड़ा कदम है। ये जो सारा पहले आप टैक्स नेट बढ़ाने की बात करते थे, तो उसमें आधे लोग तो फाइलर ही नहीं है जो कि आ सकते हैं टैक्स नेट के अंदर, और उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर पैसे पड़े हुए हैं और फिर भी वो टैक्स नहीं देते और ये भी नहीं बताते कहाँ से पैसे आए हैं, इनकम कहाँ से आई है। और वो सीक्रेसी लॉज के मुताबिक वो बैंक से इंफॉर्मेशन भी FBR को नहीं दे सकते, FBR इंफॉर्मेशन मांग भी नहीं सकता। तो ये इशू था, और मैंने अपने उस प्रोग्राम में ये कहा था एक ही तरीका है कि ये अगर आपने टैक्स बढ़ाना है नेट, तो वो जो लोग जो छुपे हुए हैं कानून के बेसिस के ऊपर, वो कानून आपको चेंज करना पड़ेगा। FBR को इजाज़त देनी पड़ेगी कि वो बैंक्स के साथ राब्ता में रहे, बैंक का सारा डेटा जो है वो FBR के हवाले हो। तो सीक्रेसी ये है वो रहेगी, मगर जब चाहेगा तो FBR जो है आयशा का या नजम सेठी का अकाउंट देख सकता है कि उसके अंदर कितने पैसे पड़े हैं। ये भी फिर उसके बेसिस के ऊपर वो पूछ सकता है हमें कि ये पैसे आपके कहाँ से आए, आपने क्या इसके ऊपर टैक्स दिया है या नहीं दिया, और वो एक किस्म की ऑडिट हो जाती है। मगर इसके बगैर ऑडिट करना बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो इसलिए ये चीज़ की बात, इसके बगैर ये काम आगे बढ़ नहीं सकता। अब जो नया कानून जो कि डिस्कस हुआ है और अब पास होने जा रहा है, अल्लाह करे जल्दी पास हो जाए, दिस इज़ अ फैंटास्टिक डेवलपमेंट। मैं समझता हूँ इसके साथ विद इन द 1 ईयर बहुत सारे नॉन फाइलर्स फाइल टैक्स नेट में आ जाएंगे, आपकी टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ जाएंगी। तकलीफ ज़रूर होगी उस 1% को जो अमीर है और जो बहुत जिसके पास पैसा है। आपको और हम जैसे लोगों को नहीं फ़र्क पड़ेगा ज़्यादा। हमारा तो टैक्स पहले ही कट जाता है, जहाँ से आते हैं पैसे वहीं कट जाता है, हमारी कोई इलीगल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मगर बड़े ज़मींदारों की, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की, बड़े दुकानदारों की, ताजरों की प्रोफेशनल लोगों की जो कैश में पैसे लेते हैं, कच्चे में वकला आज़ाद हो गए, या उसकी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ भी कोई काम हो रहा है, तो वो जाहिर है नहीं, वो तो फिर करना पड़ेगा ना। जब फाइलर बन गए तो फिर आपको पकड़ लिया कि आपके पास पैसे हैं तो आपने फाइल नहीं किया, अब तो रोक दिया ना, गाड़ी भी नहीं खरीद सकेंगे आपका पासपोर्ट भी एक्सटेंड नहीं होगा, आपको बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो ये जब ये होगा तो उसके बाद तो फिर आपको बनना पड़ेगा ना फाइल, आपने टैक्स रिटर्न देनी पड़ेगी। जब आप टैक्स रिटर्न देंगे तो फिर बैंक का डेटा भी सब मिल जाएगा FBR को, तो FBR चेक करेगा कि आपकी रिटर्न सही है या गलत है। तो मैं समझता हूँ विद इन अ ईयर बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। दिस इज़ अ मेजर रेवोल्यूशनरी
कदम। और मैं कहता हूँ ये 70 साल के बाद ये आया है। हर मुल्क के अंदर टैक्स रेजीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक ज़माने में तो, पुराने ज़माने में तो ये कहा जाता था नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्सेशन, मतलब अगर आप टैक्स नहीं देते तो आपको वोट नहीं मिलेगा, नुमाइंदगी नहीं मिल सकती। तो यहाँ तो ये है कि एग्रीकल्चर के ऊपर भी बहुत थोड़ा टैक्स है और बहुत से इनकम जो है वो कच्चे में हो रही है जी। मेरी एक और भी तजवीज़ थी, वो पता नहीं अभी तक तो शहबाज शरीफ साहब ने मानी नहीं, वो ये था कि 5,000 रुपये का जो नोट है जी, नोटबंदी की तरफ जाए, उसको भी ख़त्म करें आप, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो है ना वो 5,000 रुपये के नोट के अंदर कैश ट्रांजेक्शन होती है, करप्शन होती है, और करप्शन का वो बहुत बड़ा एक तरीका है। बट लेट्स सी, बट ये जो है ये अगर हो गया तो आप देखिएगा रातों रात बहुत सारे लोग जो हैं they will have to become tax filers। अच्छा। और फिर टैक्स भी देना पड़ेगा। और बिजनेसेस को कैसे जद में लाया जाएगा? ये जो लॉबीज हैं हमारे मुल्क में, देखिए इसमें कुछ बिजनेसेस तो ऑलरेडी अंडर टैक्स नेट है। अच्छा। जो बड़ी कंपनीज है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं या वो तो ऑलरेडी अंडर टैक्स नेट है, और मल्टीनेशनल्स भी हैं एंड सो ऑन। टैक्स नेट में छोटे तजारत जो करते हैं, जो कैश में डील करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके साथ साथ वो डिजिटाइजेशन का भी एक कानून बनने जा रहा है। जी जी, नेशनल असेंबली में प्रेजेंट कर दिया गया जून में। वो देखिए ना, व्हाट डज दैट मीन? ये बाकी मुल्कों में आप जाएं, आप तो लंदन जाती रहती हैं शॉपिंग करने के लिए, तो आप कैश से शॉपिंग करती हैं या आप क्रेडिट कार्ड से करती हैं? नहीं, क्रेडिट कार्ड जरूरी है वहाँ, वो बाकायदा आपसे। वहाँ बहुत से, अब तो आप किसी छोटी सी जगह पे एक ऑरेंज जूस पीने चले जाए तो वो भी कहते हैं कि जी यहाँ कैश नहीं चलेगा, क्रेडिट कार्ड चलेगा। वो तो दैट इज़ अ डिजिटल ट्रांजैक्शन, उसका तो फुटप्रिंट हर जगह पे अवेलेबल है, कैशलेस है, कैशलेस। तो ये कैशलेस इकोनॉमी इज़ द ग्लोबल नॉर्म। ओके, ठीक है। वो और बात है, टूरिस्ट आते हैं, कुछ उनके का पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता या इस किस्म की कुछ चीज़, कुछ रियायतें मिल जाती हैं। छोटे मोटे आइटम जो है लोग हमेशा $10-20 $30 अपने पास रखते हैं कि यार किसी वक्त ज़रूरत पड़ गई तो कैश दे देंगे। मगर आमतौर पर आप चले जाए किसी कॉफ़ी शॉप पे चले जाए जी, 95% लोग कार्ड, तो दैट इज़ ऑल लीगल। तो इसीलिए यहाँ भी उनकी ये कोशिश है कि डिजिटाइजेशन हो जाए, कार्ड ट्रांजैक्शंस हो जाए, हर डेटा जो है वो डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल हो, खा वो प्रॉपर्टी का डेटा है, खा वो इनकम का डेटा है, खा वो एक्सपेंसेस का डेटा है, खा वो सेल का डेटा है, खा वो सेल्स टैक्स का डेटा है। जैसे जैसे डिजिटाइजेशन होगी इकोनॉमी जो है डॉक्यूमेंट हो जाएगी। डिजिटाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो मैं समझता हूँ कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। काश के ये 20-30 साल पहले हो जाता। मुझे याद है ये सारी डिस्कशन 90 की दिहाई में हुई थी, जबकि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ रही थी, जा रही थी, और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत आ रही थी, जा रही थी, और उस वक्त ये डिस्कशंस चल रही थी सेल्स टैक्स की और डिजिटाइजेशन की और ये सारा कुछ। मगर नाउ द टाइम हैज़ कम, बिकॉज इतनी बड़ी क्राइसिस है कि इस क्राइसिस से निकलने के लिए और कोई चारा नहीं है। कोई चारा नहीं है। वो तो पॉलिटिकल कैपिटल का डर होता था, शायद अब वो डर नहीं रहा, या ये नागुज़ीर हो गया? नहीं, नागुज़ीर तो हो ही गया है, मगर अब बात यह है कि बड़ी सख्त सजाएं जो है ना, दोज़ आर ऑन द कार्ड्स जी। तो ये नो वन कैन अफोर्ड दैट। तो आपको सजा ये नहीं है कि जेल में डाल देंगे, सजा है कि जी तुसी गड्डी नहीं खरीद सकते। हाँ, छोटे-छोटे ऐसी चीजें जो हर इंसान की जरूरत है। आप ट्रैवल नहीं कर सकते, बिजनेसेस सील कर दिए जाएंगे, बैंक अकाउंट आप ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे, अकाउंट आपका सील बंद करके चले जाएंगे, रुड़ते रह जाओगे तो उनकी करिए, फिर आप भागेंगे, आपको अच्छा जी लो पैसे ले लो। मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, ये कॉन्स्टेंटली शुरू हो गया ये काम। अथॉरिटीज आती है, सील कर देती दुकान, एक नोटिस देती हैं, आपने कुछ नहीं किया, सील कर दिया, तो उसके बाद थोड़ा कारोबार ही बंद हो गया। फिर तुसी दौड़ते हो, फिर तुसी इधर दौड़ते हो, उधर दौड़ते हो, अगू तुहानू बंदा ही नहीं मिलता। फिर तुसी कहते हो अल्लाह यार तुसी 20 लाख मंगया, 15 से दियो ना, तो ले लो जी साड़ी दुकान खोल दो। तो यू ऑलरेडी आर बीइंग फोर्स्ड इनटू द नेट, आहिस्ता आहिस्ता। तो ये होगा, अब ये होगा। सवाल ये है कि जो तजारत करने वाले लोग हैं, जो कि बेसिकली पुराने ज़माने से लेके अब तक नून लीग के सपोर्टर्स रहे हैं, बिल्कुल ताजिरों को कैसे टैकल करेंगे? देखिए, आप आर्किटेक्ट्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स को तो टारगेट कर लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उनको भी आप नेट में ले आएंगे। मगर आप हॉल रोड को और मैक्लोड रोड को और चंडीगढ़ रोड को कैसे लेके आएंगे इन द टैक्स नेट? सारी कैश ट्रांजैक्शंस हैं। आपने आरी वाला बनाने वाले को कैसे टैक्स नेट में लेके आएंगे? ठीक है जी, लॉट ऑफ द इकोनॉमी वर्क्स ऑन कंजम्पशन, और वो कंजम्पशन इज ऑल इन कैश। ये सारी रेमिटेंसेस जो आती हैं 50% से ज़्यादा जो है कंजम्पशन पे इस्तेमाल होती है। ऑल इज़ आउटसाइड द टैक्स नेट।
जी, जो लोग खरीदते हैं और जो लोग बेचते हैं। हाँ, तो पहले मरहले में चले बड़े बड़े जो केसेस हैं उनको, तो मेरा ख्याल है ये आहिस्ता आहिस्ता इट्स अ गुड स्टेप, विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स आप देखिएगा इफ दिस कंटिन्यूज दैट एटलीस्ट 70% ऑफ द इकोनॉमी विल बी इन द टैक्स नेट। लेकिन आपको पता है ये सब इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रिक्रूटमेंट है या ऑडिटर्स हैं उनका फेयर होना कितना ज़रूरी है। तो वो आप देखिए ना, मैं आपको बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया आपने। इस वक्त जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है ना किसी कंपनी का, वो बड़ी मुश्किल से लाइसेंस मिलता है टू बी एन एक्सटर्नल ऑडिटर। अच्छा। और कानून ये है कि एवरी कंपनी मस्ट हैव एन एक्सटर्नल ऑडिटर, छोटी हो या बड़ी हो, वो ऑडिट करे और अपना अंगूठा लगाए कि हमने देख लिए इनके अकाउंट्स ठीक है। कल को वहाँ कोई गड़बड़ निकलती है तो दे आर लायबल ऑल्सो। तो ये एक्सटर्नल प्राइवेट सेक्टर के एक्सटर्नल ऑडिटर्स बड़े टफ है, लेट मी टेल यू दिस। तो अब दे विल बी इन्वॉल्व इन द अदर एक्सरसाइज ऑफ फाइंडिंग टैक्स डॉजर्स एंड लुकिंग एट द अकाउंट्स ऑफ पीपल हु आर नॉट पेइंग फुल टैक्सेस। आई थिंक ठीक है, इसमें जो ऑडिटिंग कंपनीज हैं, ऑडिटर्स हैं, उनके 4 पैसे तो बनेंगे अब, और भी लोग जाएंगे, उनकी हायरिंग्स होंगी, उनके जो स्टाफ बढ़ेगा एंड सो ऑन। बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप। अच्छा। बिकॉज जो एग्जिस्टिंग टैक्स कलेक्टर्स हैं, जो ऑडिटर्स हैं FBR के अंदर, वो उन्हें कुछ आते पड़ी हुई हैं, कुछ करप्शन है, कुछ ये है, कुछ वो है। अब एक और एक्सटर्नल सोर्स आ जाएगी एंड आई डोंट थिंक वहाँ वो करप्शन नहीं हो पाएगी। ओके, 4000 के करीब ऑडिटर्स का प्लान था। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट आई थिंक आई फुली सपोर्ट दिस। ओके अल्लाह करे मेरे पीछे ना आ जाए। यही दुआ पाकिस्तान में की जाती है कि एक्सेस ना मिला। अच्छा, फाइलर्स और नॉन फाइलर्स की कैटेगरी को रीनेम करना, इस टर्मिनोलॉजी को चेंज करना, एलिजिबल नॉन एलिजिबल में बदलना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये कंसेशन दी जा रही है कि बदनामी ना करो फाइलर और नॉन फाइलर। अच्छा। नॉन फाइलर तो मतलब एवेडर हो टैक्स दे, आप टैक्स नहीं देना चाहते। लेकिन वो तो ये इस्तिलाही खत्म कर रहे थे। एलिजिबल और नॉन एलिजिबल से मुराद ये है कि ये जो सहूलतें आपको मिलती हैं, अच्छा, आप एलिजिबल नहीं हैं, आप एलिजिबल हो जाए तो मिल जाएंगी। अच्छा। तो मेरा ख्याल है दिस अगेन अ गुड स्टेप। हाँ, थॉट प्रोसेस एलिजिबिलिटी वास्ते। और तुसी यू वांटेड टू गो टू लंदन, तो आपको टिकट वो कह रहा जी दियो ना अपना टैक्स नंबर, तो आप कहते हैं टैक्स नंबर तो है नहीं, कैश ले ला। ठीक, मसला बन गया ना, नहीं मिलेगा टिकट। तो फिर आप कैश फिर आप करेंगे ना, देन यू विल बिकम अ फाइलर। जब फाइलर बनेंगे तो देन यू हैव टू गिव योर अकाउंट्स। ठीक। अच्छा, ये आप इसे इतना इनकलाबी कदम कह रहे हैं, लेकिन अवाम में इसका शऊर होना कितना ज़रूरी है कि इस खबर? अवाम को ये इफेक्ट नहीं करता। अच्छा। अवाम को ये इसलिए इफेक्ट नहीं करता, मैंने अभी आपसे कहा कि जो लेबर क्लास है उसको तो टैक्स ही नहीं है कोई। उसके अलावा जो छोटे मोटे लोग हैं उनके ऊपर भी एट सोर्स ही है छोटा मोटा टैक्स जी। जो प्रोफेशनल लोग हैं, आप जैसे हम जैसे, वो एट सोर्स ही कट जाता है। वी हैव नो अदर सोर्स ऑफ इनकम। तो रह गया ये बेसिकली दैट 1% जो कि ठेकेदार हैं, एग्रीकल्चरल लैंडलॉर्ड्स हैं बड़े बड़े, एंड बिग शॉप ओनर्स हैं एंड सो ऑन। उनका इशू रह गया। अब तो छोटा शॉप ओनर भी जो है, छोटी सी 10 by 10 की उसने दुकान ली हुई है, मगर वो करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहा है। ठीक है ना जी, बिकॉज दैट्स द वे इट इज़। तो आई थिंक दे विल ऑल इवेंचुअली, उनको तो ऑफर किया कि आप फिक्स टैक्स दे दें। मैं समझता हूँ इमीडिएटली ये लोग बनेंगे फाइलर्स और फिक्स टैक्स की तरफ जाएंगे। बेचारी जान छोड़ो, चलो तुझे 20,000 रुपये महीना ले लिया करो, आप कर ले 10 स्क्वायर फुट की जगह या 100 स्क्वायर फुट की जगह, तो आप रेट लगा दें पर स्क्वायर फुट, इस एरिया के अंदर इतना किराया है या इतना, तो ये एक फॉर्मूला बन सकता है इसके ऊपर। आई थिंक दे विल गो फॉर इट। ओके, ठीक है। यानी राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब के जो तजावीज़ हैं और उसके बाद ये जो फैंटास्टिक, इसमें फुल क्रेडिट टू राशिद लंगड़ियाल एंड ऑल्सो फुल क्रेडिट टू शहबाज शरीफ एंड टू द एस्टैब्लिशमेंट फॉर बैकिंग शहबाज शरीफ। ओके, एंड फाइनेंस मिनिस्टर एज वेल। एंड फाइनेंस मिनिस्टर ज़ाहिर है मैं तो पहले दिन से लाया इसलिए कि औरंगजेब साहब जो है ना वो टफ लाइन लेंगे, एंड ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। हाँ, ही गॉट द जॉब डन। और 1 साल के अंदर अंदर इसके नताइज देखना होंगे कि आज तक जो छलनी से बचे हैं इस इनकम टैक्स लॉ की, वो आइंदा के लिए बचना पाएँ तो इसके रिजल्ट जो हैं वो भी काबिले दीद होंगे। जैसे ये इकदाम 70 साल के बाद सिटी साहब के बकौल काबिले दाद है। आपको कोई सवाल हो तो इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।